हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं विकास कुमार आप लोग को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर, जैसा कि ऑलरेडी बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, गियर टर्मिनोलॉजी और डायग्राम भी बना हुआ है। आप सबसे पहले तो वीडियो इसका पार्ट 1 जो है वो बिल्कुल भी पार्ट 1 पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ज़्यादा क्लियर होगा डियर। क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल भी जो टर्म्स इसमें जो लिखे हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी नोट डाउन किया हुआ है, ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर अप कर चुके। फिर भी यदि आप नए हैं, आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे अगेन हम आपको बतलाएंगे डियर क्या होता है। चूँकि हर एक जो टर्म्स यहाँ पे दिख पा रहा है, ये टर्म्स को डिफाइन करेंगे, बोर्ड पे डिक्टेट करेंगे या फिर आपको डिक्टेट करके कॉपी पे लिखवाएंगे। अब चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे ताकि आपके पास फ्यूचर के लिए सेव हो जाए। आप बहुत सारे ये जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे कंपटीशन में आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्योरी ऑफ मशीन के कंपटीशन में पूछा जाता है, या फिर आपके कॉलेज एग्जाम में भी ये सब चीज़ें टर्म्स आए दिन देखने को मिलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप समझिए चीज़ों को क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ आपको इसमें डायग्राम दिख रहा है। स्टार्ट कहानी कुछ ऐसा ही हुआ है कि गियर से पहले आप कुछ इमेजिन कीजिए, कुछ इमेजिनरी बातों को समझिए जो कि इमेजिनरी है एक्चुअली में। जैसे कि आप समझिए गियर, ये तो गियर नहीं है ना, नहीं है। ये आप कैसा लग रहा है तो आप कहिएगा सरफेस सर प्लेन है, बिल्कुल भी प्लेन है दोनों का। तो दोनों को एक इमेजिनरी सिलेंडर मानिए। चलिए सिलेंडर है। अब एक सिलेंडर को जब रोटेट करवाए, तो दूसरा भी रोटेट कर गया। एक को जब रोटेट करवाए ना, तो दूसरा भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों जब पेयर में है, एक दूसरे की जोड़ी में है, पेयर में है, उस कंडीशन में प्योर रोलिंग हो रहा है, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लाइडिंग। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है, प्योर रोलिंग। यदि स्लिप कर जाएगा तो एक रोटेट कर जाएगा, दूसरा रुका रहेगा। देखिए, एक रोटेट कर जाएगा, दूसरा रुका रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह का सिलेंडर जो इमेजिन कीजिए आप। और फिर एक बात और भी इमेजिन कीजिए कि जैसे एक गियर यानी ड्राइवर गियर ड्रिवेन गियर में पावर ट्रांसमिट करता है, ड्राइवर ड्रिवेन में, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं गियर को। ये प्रीवियस लेक्चर्स में ही आपको बतला चुके हैं, पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं गियर यूज कर लीजिए इन प्लेस ऑफ बेल्ट ड्राइव, लेकिन सबका लिमिटेशंस है। आप बेल्ट ड्राइव को 5-6 मीटर डिस्टेंस तक आप पावर ट्रांसमिट करना हो, बेल्ट ड्राइव यूज कीजिए। वहाँ गियर बिल्कुल भी नहीं सिग्निफिकेंट होगा, वहाँ पे आप गियर यूज ही नहीं कर सकते। गियर यूज कीजिएगा काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली भी होगा और बड़े बड़े गियर्स बनाने पड़ेंगे डियर। खैर, उस तरीके का बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है गियर्स यूज करना वैसे प्लेस पे जहाँ पे आपको जगह कम मिले, स्पेस कम है और पावर ट्रांसमिट करना है ड्राइवर से ड्रिवेन में, आप गियर्स का मजा लीजिए, गियर्स यूज कीजिए आप। बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रही है। तो देखिए, ये जो दो दिख रहा है ना आपको, एक छोटा एक बड़ा इस टाइप से दिख रहा है, एक ऊपर में भी दिख रहा है डियर, वो शाफ्ट है एक्चुअली में। तो ये सिलेंडर है। जैसे ये सिलेंडर है तो इसको प्रोजेक्ट करते तो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथ का दिख रहा है, ये आपका छोटा छोटा दिखाए हैं। तो यानी कि दोनों का नेमिंग करें तो ये दीज टू आर क्या है ये, तो इसको आप बोलेंगे पीच सिलेंडर। इसको क्या बोला जाता है? पीच सिलेंडर्स। दो है तो पिच सिलेंडर्स बोला जाता है। अब देखिए, ये पिच सिलेंडर को यदि ऊपर से देखेंगे, जैसे ये है, इसको सपोज कोई ऊपर से देखे तो ऊपर से कैसा दिखेगा? देखिए, यही दिखेगा ना। देखिए डियर, ये है आपका। इसको यदि कोई, ये दोनों सिलेंडर वहाँ प्रोजेक्ट किया हुआ बोर्ड पे, यदि इसको आप ऊपर से देखें टॉप व्यू, तो टॉप व्यू क्या दिखेगा? देखिए, हम ऐसे दिखा रहे हैं, क्या दिखेगा? सर्कल। तो देखिए, ये टॉप व्यू ही है। ये क्या है आपका बना हुआ? टीवी टॉप व्यू, ये आप कह सकते हैं फ्रंट व्यू है बना हुआ, है ना। तो टॉप व्यू में एक सर्कल जैसा दिखता है। ऑब्वियस एक सिलेंडर होगा तो सर्कल ही होगा उसका सेक्शन। तो ये दोनों सर्कल का नाम जो है, ये दोनों सर्कल का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये दोनों सर्कल का नाम क्या है? तो ये दोनों सर्कल का नाम है पीच सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर ये पीच सर्कल जो यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या है बताएंगे, प्रीवियस लेक्चर में ऐसे बताएं, पीच सर्कल। ओके, अब देखिए, ये पिच सर्कल जो है एक पॉइंट पे, दोनों का पिच सर्कल, जो दोनों पिच सर्कल एक पॉइंट पे मिल रहा है, देख पा रहे हैं ना। एक ही पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है। और पॉइंट है क्या? नहीं। तो इस पॉइंट को, ये सुंदर सा जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम है पिच पॉइंट। क्या नाम है? पिच पॉइंट नाम है।
ओके। और ऑब्वियस है कि इसका डायमीटर भी होगा, तो डायमीटर इसका जो होगा, इसको डायमीटर को कहते हैं पिच डायमीटर। क्या बोला जाता है? अपने कॉपी में जहाँ भी लिखे पिच डायमीटर। और ये जो लाइन है, ऑब्वियस है कि एक जब सिलेंडर दूसरा सिलेंडर, तो देखिए इन दोनों के बीच में प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये लाइन यहाँ बन रहा है ना, लाइन, तो यही लाइन है डियर, ये लाइन। तो ये लाइन को बोलते हैं पिच लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को देखिए इधर लिख देते हैं, इसको बोला जाता है पिच लाइन, इसको बोला जाता है पिच लाइन। उम्मीद है कि अभी तक जो टर्म्स लिखे हैं वो टर्म्स आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको डिक्टेट करते हैं, चूँकि ये लेक्चर उसी के लिए है, डिक्टेट करते हैं, बातें को समझते हैं। आप इसमें डायग्राम से चीज़ों को समझिएगा, जिसमें ए पॉइंट में लिखने जा रहे हैं क्या, पिच सिलेंडर से क्या होता है, पिच सिलेंडर्स। तो पिच सिलेंडर से क्या होता है डियर, से क्या है, तो देखिए लिखते हैं पिच सिलेंडर्स आर दी, याद रखिएगा, आर दी इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप कर जाएगा, तो फ्रिक्शन है इसके सरफेस पे, इमेजिनरी फ्रिक्शन, आप लिखते जाइएगा, इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर्स, इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर्स ऑफ किसका, तो ऑफ पेयर्स ऑफ गियर्स इन मेस। देखिए ऑब्वियस है कि पिच सिलेंडर से जो है क्या है, तो इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर्स है, किसका, तो ऑफ पेयर्स ऑफ गियर्स जो कि मेसिंग में है, गियर से जो मेशिंग में है, गियर से जो मेशिंग में है, गियर से जो मेसिंग में है, उसका इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर होगा, उसको आप सिलेंडर समझिए, फ्रिक्शन सिलेंडर, तो उसी को बोला गया है पिच सिलेंडर्स, उसी को पिच सिलेंडर्स, ठीक है। इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर्स ऑफ पेयर्स ऑफ गियर्स इन मेश, पेयर मतलब जोड़ा होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट भी लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, दीज, ये बात आप समझिएगा, दीज आर इन प्योर रोलिंग, प्योर ये किस में है, प्योर रोलिंग विदाउट क्या, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, विदाउट स्लिपिंग या स्लाइडिंग लिख लीजिएगा आप अच्छे से, जो डिक्टेट कर दिए हैं। ये प्योर रोलिंग में है या फिर विदाउट, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग। एंड के बाद देखिए कंटिन्यू इधर लिख रहे हैं, आप चीज़ों को समझिएगा, एंड ट्रांसमिट द सेम पावर बोलिए या मोशन बोलिए, सेम मोशन ही लिखिए डियर, and transmit the same motion as that of pairs of gears in mesh। अब बात को समझिए क्या लिखे हैं, सिंपली है यहाँ पे, एंड ट्रांसमिट द सेम मोशन एज दैट ऑफ पेयर्स ऑफ गियर्स इन मेस। जब एक्चुअली में गियर होगा पेयर में, मेस में होगा, तो जो वो मोशन ट्रांसमिट करेगा एक दूसरे में, उतना ही सेम मोशन ये जो इमेजिनरी सिलेंडर्स है, जिसको पिच सिलेंडर्स बोल रहे हैं, वो भी उतना ही मोशन और पावर ट्रांसमिट करेगा। इसका मतलब सिंपली है कि इमेजिन करने के लिए है ये गियर, ये दोनों क्या है, तो गियर है। उस गियर को आप टूथ को हटा दीजिए तो क्या होगा, टूथ को जब हटा दीजिएगा तो ऐसे ही सिलेंडर जैसा नजर आएगा, वही है डियर सिंपली पिच सिलेंडर्स। तो एकदम सिंपल बात समझिएगा, पिच सिलेंडर से एक इमेजिनरी फ्रिक्शन सिलेंडर है, जो कि आपका कैसा होता है, तो सिंपली आप कह सकते हैं ऑफ पेयर्स ऑफ गियर्स इन मेश। और दोनों क्या होता है, तो दोनों आपका प्योर रोलिंग में होता है विदाउट स्लिपिंग। ऑब्वियस है ये दोनों प्योर रोलिंग करना चाहिए, स्लिपिंग। तो अब देखिए गियर में अब क्या होता है, तो गियर तो आपका सिलेंडर नहीं होता है ना, इसमें टूथ होता है, नंबर ऑफ टीथ होते हैं। तो जब नंबर ऑफ टीथ होगा तो ऐसे ही आपका स्लिप नहीं करेगा, ऐसे ही नहीं, लेकिन आप एक सिलेंडर को इमेजिन कीजिए जो स्लिप ना करे, प्योर रोल करे, है ना, प्योर रोल करे, वैसे ही बिल्कुल भी गियर ही है। तो इसीलिए इसको पिच सिलेंडर्स और इमेजिनरी सिलेंडर्स बोला गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा है अभी तक। चलिए अब जैसे भी चीज़ों को समझे, खैर अब इसको मिटाते हैं और आपको आगे और भी डिक्टेट करके बताते हैं क्या होता है। अब चीज़ों को यहाँ से मिटा देते हैं डियर, इधर वाला भी ये जो लिखे इसको मिटा देते हैं, ये सब सारे। चलिए नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है पिच
पिच सर्कल, अगला पिच सर्कल देखिए। तो सिंपली पिच सर्कल यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप नेक्स्ट बी, स्मॉल बी में लिख लीजिएगा पिच सर्कल। क्या लिखना है? इट इज, पिच सर्कल क्या है? तो इट इज इमेजिनरी सर्कल, इट इज इमेजिनरी सर्कल, इट इज इमेजिनरी सर्कल एंड इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द व्हील एक्सिस। इट इज एन इमेजिनरी सर्कल एंड इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द व्हील एक्सिस और सिलेंडर एक्सिस। ये सिलेंडर है, उसका ये एक्सिस है, सिलेंडर का एक्सिस है। तो सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक प्लेन होगा उसी को बोल रहे हैं, उसी इमेजिनरी सर्कल को पिच सर्कल बोला जा रहा है। क्योंकि ऊपर चढ़ के देखेंगे तो एक प्लेन नज़र आएगा, एक सर्कल नज़र आएगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। समझ गया आप? नेक्स्ट आपका है पिच डायमीटर क्या होता है? व्हाट इज पिच डायमीटर? सी नंबर। तो पिच डायमीटर क्या है? इट इज द डायमीटर ऑफ इमेजिनरी पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या है? इट इज एन इमेजिनरी सर्कल, पिच सर्कल। या फिर डायरेक्ट बोलिए पिच डायमीटर क्या है? इट इज डायमीटर ऑफ पिच सर्कल। पिच सर्कल का डायमीटर को बोला जाता है पिच डायमीटर, सर्कल का डायमीटर होगा। पिच पॉइंट क्या होता है? तो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पिच सर्कल्स, ठीक है ना, पिच सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए, एक पिच सर्कल इसका अलग होगा, इसका भी पिच सर्कल अलग होगा, दोनों का अलग अलग पिच सर्कल होगा। अब दोनों का पिच सर्कल अलग अलग होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसी को, यानी कि दो पिच सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दो पिच सर्कल जो एक पॉइंट पे मिलते हैं उसी को बोलते हैं पिच पॉइंट। लिख लीजिएगा, पिच पॉइंट में क्या लिखना है? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल्स, लिख लीजिएगा। चलिए, और भी होता है डियर, पिच सरफेस भी होता है। पिच सरफेस क्या होगा? जैसे ये सरफेस जो नज़र आ रहा है सरफेस, तो पिच सरफेस में लिख लीजिएगा इट इज द आउटर सरफेस ऑफ पिच सर्कल। पिच सर्कल्स का आउटर सरफेस, इट इज द आउटर सरफेस ऑफ पिच सर्कल्स, दोनों का। तो ये हो गया। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अभी तक इससे रिलेटेड समझ में आया। अब ये जो है इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इसमें जो पॉइंट जो भी नज़र आ रहा है, टर्मिनोलॉजी, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं डियर। तो सबसे स्टार्ट करते हैं पिच से, जिसमें सर्कुलर पिच क्या होता है, डायमीट्रल पिच क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ तक बातें को समझते हैं अच्छे से। चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए डियर, पिच के बारे में समझिए। नेक्स्ट जो होगा वो होगा पिच। एक तो ये टर्म के बारे में हो गया, पिच के बारे में। तो पिच में ए बी सी फिर से कीजिएगा और समझिएगा चीज़ों को। ए में लिख रहे हैं, इसका नाम है सर्कुलर पिच, जो डायग्राम में भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। सर्कुलर पिच बोलते हैं। सर्कुलर पिच को पीसी से हम दिखाएंगे डियर, पीसी। देखिए, पीसी नोटेशन होगा सर्कुलर पिच का। क्या होता है समझिए। पहले तो यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद लिख देंगे, बेहतर होगा। सर्कुलर पिच देखिए क्लियरली दिख रहा है। सर्कुलर पिच क्या होता है? ऑब्वियस एक डिस्टेंस जैसा दिख रहा है। तो इट इज दी सर्कमफेरेंस डिस्टेंस। क्या है ये? तो इट इज दी सर्कमफेरेंस डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल। देखिए, पिच सर्कल यानी पिच सर्कल जो है, और ये जो पिच सर्कल है ना डियर, ये एडेंडम सर्कल और क्लियरेंस सर्कल के बीच में होता है। प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो ये बातें बतला चुके हैं, ठीक है। तो पिच सर्कल यानी सर्कुलर पिच क्या होता है? इट इज द सर्कमफेरेंस डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए टूथ। ये टूथ है, ये अलग टूथ है, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट, टू द करस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ, ऑन द एडजेसेंट टूथ। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, आपको बतलाते हैं क्या है। तो इट इज सर्कमफेरेंस है ना, इट इज सर्कमफेरेंस डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल। किसके अलोंग मेजर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर्ड अलोंग पिच सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट on a tooth to the corresponding point on the adjacent tooth,
करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। देखिए डियर, इसका मीनिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये टूथ का आप इस पॉइंट से लिए, मतलब इस साइड से लिए हैं, अलोंग द पिच सर्कल ही मेजर कर रहे हैं आप, नो डाउट। तो यहाँ से लिए, मतलब इस जगह से लिए, आप इसको समझिए। इसको ऊपर में इसलिए लिखे कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये क्या होता है, सब चीज़ इसमें डिक्टेट करेंगे। तो इस पॉइंट से लिए, चूँकि ये पिच सर्कल है, यहाँ से लिए, तो इस साइड से लिए, तो अगला जो होगा करस्पॉन्डिंग वो बिल्कुल इस साइड से लिए, तो इसका इस साइड ही होगा करस्पॉन्डिंग। यदि आप इस साइड से स्टार्ट करते तो इस साइड में ही होता सर्कुलर पिच, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात को थोड़ा समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक बना दिए टूथ, ऐसे आप समझिए। आप यहाँ से लेते तो इस पॉइंट तक का होता, आप यहाँ पे लिए हैं तो इस पॉइंट तक का। ये सब सारा सर्कुलर पिच ही है, पिच सर्कल के अलोंग मेजर करना है। आप यदि सेंटर से लेते तो इसका सेंटर तक ही आता, लेकिन अगला टूथ होना भी चाहिए। और करस्पॉन्डिंग का मतलब वही होता है, इस टूथ में जहाँ से लिए इस टूथ में भी वहीं तक आप लीजिए, नेक्स्ट टूथ में यानी एडजेसेंट टूथ में। खैर, बातें को आप समझ पा रहे हैं। तो अब इसको मैथमेटिकली जो है बच्चे, मैथमेटिकली वो देखिए कैसे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली समझिए आप चीज़ों को। तो मैथमेटिकली जो है सर्कुलर पिच को वो देखिए पीसी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं डियर पाई डी अपॉन टी। ये इंपॉर्टेंट है। पाई तो आप समझ सकते हैं एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू है। पाई कैसा है, तो इनडिटर्मिनेट। क्यों इनडिटर्मिनेट, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। इनडिटर्मिनेट वैल्यू, कैसा वैल्यू, इनडिटर्मिनेट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं देता है। डी क्या है, तो डी आपका पिच डाया है। डी क्या है, पिच डाया बताए थे आपको, पिच सर्कल का डायमीटर को पिच डाया बोलते हैं। टी जो है, टी ये है नंबर ऑफ टीथ है। नंबर ऑफ क्या है, टीथ। नंबर ऑफ टीथ किसका, तो ऑब्वियस है गियर का नंबर ऑफ टीथ का बात हो रहा है, गियर का हो रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, तो क्या पीसी का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कभी, जब ये फिक्स है ही नहीं पाई, और पाई पे तो डिपेंड करेगा ना पीसी। सो देखिए यहाँ पे और अच्छे से लिख सकते हैं, बिकॉज पाई इनडिटर्मिनेट वैल्यू, शो क्या होगा, पीसी है ना, पीसी हैज या पीसी कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीसाइजली, ऐसा लिख सकते हैं ना डियर, अलग अलग तरीके से। मेजर्ड प्रीसाइजली, प्रीसाइजली का मतलब हुआ कि प्रीसाइजली का मतलब हुआ इसको आप बहुत ही एग्जैक्टनेस के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, प्रीसाइज मेजरमेंट नहीं होगा। पीसी को आप एग्जैक्ट कुछ वैल्यू नहीं बता सकते, थोड़ा सा इनडिटर्मिनेट पाई होने की वजह से। उम्मीद है कि इस बातों को आप समझ पा रहे हैं। इसी में एक पार्ट और भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब ये बताइए, सर्कुलर पिच में लिखे हैं इट इज सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, लीनियर क्यों नहीं लिखे। सर्कमफेरेंस कैसा होता है, तो सर्कमफेरेंस टर्म जब भी यूज करते हैं तो सर्कल के लिए यूज करते हैं। तो ये भी तो एक सर्कल का टुकड़ा ही यहाँ दिख रहा है ना, यानी एक और एक दो जो यहाँ टूथ दिख रहा है, ये ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ टूथ होगा गियर में, 2 ही दिखाए हैं यहाँ जूम करके। तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा कि नहीं होगा, सर्कल ही होगा ना। ऐसा तो नहीं रेक्टेंगल पे टूथ होता है गियर बन जाएगा, स्क्वायर पे टूथ होगा गियर बन जाएगा, सर्कल होगा बिल्कुल भी। तो जब सर्कल होगा तो सर्कुलर पिच भी वहाँ वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बतलाते हैं, देखिए क्या, अब समझिए बातों को। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका सर्कुलर पिच हो गया, सपोज कीजिए ये आपका सर्कुलर पिच है पीसी, देखिए है ना, कर्व जैसा है कि नहीं। ऑब्वियस है कि ये एक सर्कल का टुकड़ा रहा होगा, यानी इस तरीके से होगा कुछ, तो एक इसका सेंटर भी होगा, मानते हैं ना इतना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि ये यहाँ से पॉइंट यहाँ तक सर्कुलर पिच है, तो इसको यदि सेंटर से मिलाएंगे तो ऑब्वियस है एक एंगल बनाएगा, यानी सर्कुलर पिच का जो आर्क है, आर्क जिसको सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस बोल रहे हैं पीसी, तो वो एक सेंटर पे सबटेंड करेगा एक एंगल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, समझिएगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच का
द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पिच इज कॉल्ड पिच एंगल। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं पिच एंगल बोलते हैं। ये एंगल है पिच एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं डियर, डायमीट्रल पिच बतलाते हैं क्या होता है, और भी कुछ रिलेशन है वो सब के बारे में आपको बतलाते हैं। तो चलिए ये सब मिटाते हैं और नेक्स्ट जो है बी नंबर में आपको बतलाते हैं व्हाट इज डायमीट्रल पिच। बी, डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच, तो डायमीट्रल पिच को देखिए ताकि डिफ्रेंशिएट आप कर पाए इसलिए पीडी से दिखाएंगे। और पीडी जो होता है डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं पीडी, वो पीडी रेशियो होता है डियर किसका, तो टी अपॉन डी। किसका रेशियो, तो टी अपॉन डी का। ठीक है, अब टी अपॉन डी मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ टू दी पिच डायमीटर। लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर होना चाहिए इंचेज में। किस में होना चाहिए, इंचेज में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रहा है। यदि रिलेशन का बात करें किसके किसके बीच का रिलेशन का, सर्कुलर पिच, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच। बहुत बार कंपटीशन में पूछा है, तो अब जरा ध्यान दीजिए ना, पीसी और पीडी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पीसी आप कहेंगे पाई डी अपॉन टी होगा, और इनटू ये क्या होगा, टी अपॉन डी होगा। आप कहेंगे टी से टी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो बचेगा पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा पीसी और पीडी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पाई के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, पाई के बराबर होता है। सर्कुलर पिच डायमीट्रल पिच का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उम्मीद है कि इतना तक आप बातों को मेरा समझ पा रहे हैं। अब अगला चलते हैं डियर, इसी में सी, पिच में ही सी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल। क्या कहते हैं इसको, मॉड्यूल। और मॉड्यूल को स्मॉल एम से दिखाया जाता है। और मॉड्यूल भी एक रेशियो होता है, आप लिख लीजिएगा डायरेक्ट, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो, जैसे इसका रिवर्स होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ पिच सर्कल या पिच डायमीटर डायरेक्ट बोलिए, टू दी नंबर ऑफ टूथ, सॉरी नंबर ऑफ टीथ, डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, डी अपॉन टी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर यहाँ पे होना चाहिए एमएम में, तब उसके लिए डिफाइन किया गया है, उसी के लिए बना हुआ है ये। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात नज़र आ रहा है आपको कि यदि यहाँ से देखें वी हाइव क्या, तो पी सी इज इक्वल टू है कि नहीं है, पी सी इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे पाई डी अपॉन टी। तो ये बताइए डियर कि डी अपॉन टी के प्लेस पे, ये डी अपॉन टी के प्लेस पे क्या एम लिख सकते हैं क्या, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू एम। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू एम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू एम। जैसे पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पाई, वैसे पी सी इज इक्वल टू पाई इंटू एम। वेयर एम मीटर नहीं, मॉड्यूल। एम क्या है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल को एम एम में दिखाया जाता है, एम एम में। ठीक है, देख रहे हैं, डायमीटर एम एम यानी मॉड्यूल एम एम में होगा। उम्मीद है तीनों टर्म्स आपको पिच से रिलेटेड समझ में आ रहा है। यहाँ का इंपॉर्टेंट बात क्या है समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में समझते हैं उस चीज़ को कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीनों से रिलेटेड। तो कभी भी आप याद रखेंगे इस बात को, नोट में लिख रहे हैं कि जो पिच का वैल्यू होता है वो मस्ट बी सेम होना चाहिए फॉर मेटिंग गियर्स। फॉर मेटिंग गियर्स आप ऐसे समझें, फॉर मेटिंग गियर्स the pitch value must be same। यानी कि एक ड्राइवर है और एक ड्रीवेन है, ये पावर इसमें ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसका बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिच का वैल्यू सेम होना चाहिए। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, लेकिन पिच का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब पिच में आपका आता है डायमीट्रल पिच भी सेम होना चाहिए, मॉड्यूल भी दोनों का सेम होना चाहिए, सर्कुलर पिच भी दोनों का सेम होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर मॉड्यूल डी बाई टी होता है, यानी कि डी बाई टी का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे छोटा होगा तो ऑब्वियस है कि छोटा डायमीटर कम होगा, और छोटा होगा तो नंबर ऑफ टीथ भी कम होगा। बड़ा होगा लेकिन रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि पिच सेम होने का मतलब है पिच इंक्लूड करता है सर्कुलर पिच को, डायमीट्रल पिच को भी इंक्लूड करता है, और मॉड्यूल को भी इंक्लूड करता है ABC में। इसीलिए पिच के अंदर आपको हम ये बात पढ़ाए डियर।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, एकदम कंटिन्यू ध्यान में रखेंगे। जैसे समझने के लिए दो गियर यदि मेटिंग में है तो एक गियर का पाई D1 T1 जो होगा, एक गियर के लिए 1 1, और दूसरा का पाई D2 T2 जो होगा ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। पाई D/T सर्कुलर पिच था ना, क्योंकि पिच मतलब सर्कुलर पिच भी बराबर होना चाहिए, डायमीट्रल पिच भी बराबर होना चाहिए, मॉड्यूल भी बराबर, तो ये बराबर होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी देखते हैं। मिटाने के बाद गियर रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चे, समझिए आप कि गियर रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, अगला आप हेडिंग बनाइएगा, अगला आगे इसमें हम A B दो चीज़ें पढ़ेंगे। गियर रेशियो, गियर रेशियो अलग अलग टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। गियर रेशियो, सॉरी रेशियो लिखा गया, गियर रेशियो क्या होता है, कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। डिफाइन कर लीजिएगा गियर रेशियो को, क्या होता है रेशियो, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ किसका, तो नंबर ऑफ टीथ से डिफाइन किया गया है। तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन। अब नया टर्म आ गया पिनियन और एक गियर। देखिए इसको G को ऐसे दिखाया जाता है कैपिटल T अपॉन स्मॉल t। ये रेशियो 1 से बड़ा होगा ऑलवेज। अब एक बात समझिए, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, गियर और पिनियन का मतलब हुआ, पिनियन जो होता है, पिनियन कहा गया है सबसे स्मॉलेस्ट, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा सा गियर का नाम पिनियन होता है। यहाँ पे सिंपली समझने के लिए गियर मतलब बड़ा को बोला जा रहा है, पिनियन मतलब एक छोटा गियर, यानी बड़ा गियर को गियर सिंपली और छोटा गियर को पिनियन बोला जा रहा है, ऐसा बातें हैं। ठीक है, दो गियर चूंकि होता है तो गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना होगा और पिनियन में जो छोटा है उसका नंबर ऑफ टीथ कितना होगा। ऑब्वियस है, छोटा होगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होगा और बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होगा। एक समझने के लिए ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली अभी तुरंत देखेंगे हम लोग कि सच में ऐसा होता है क्या कि बड़ा गियर में ज़्यादा टीथ होता है, छोटा गियर में छोटा कम टीथ होता है। समझने के लिए, याद रखने के लिए ये बताइए कि बच्चा एक होगा, छोटा बच्चा, तो क्या उसका दांत जो होता है, क्या एक बड़े जैसे हम लोग हैं बड़े, तो इतना दांत होगा क्या, टीथ का मतलब यही हुआ ना, नहीं होगा, है कि नहीं। कम होता है बच्चा का, धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं नंबर ऑफ टीथ का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। तो बड़ा होगा, याद रखने के लिए बड़ा गियर होगा तो नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होगा, छोटा होगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होगा। डियर, सिलेबस को मज़े में एकदम पढ़ना है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, चीज़ें बहुत ही आसान है, चीज़ें बहुत ही आसान है। खैर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, B नंबर इसका वेलोसिटी रेशियो। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, VR स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो, वेलोसिटी रेशियो को बोला गया है एंगुलर, आप ऐसे लिख लीजिएगा अच्छे से, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवेन, ठीक है, टू दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर टू दी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। तो फॉलोवर को मतलब 2 नंबर दे रहे हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, और इसके लिए क्या 1 नंबर ड्राइवर को दे रहे हैं, यानी कि ऊपर होना चाहिए ड्रिवेन, ये है ड्रिवेन का एंगुलर वेलोसिटी, किसका है ये ड्रिवेन का, और ये किसका है तो ये ड्राइवर का है, ये किसका है तो ड्राइवर का है, याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवेन गियर डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर गियर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर गियर, फॉलो मतलब फॉलो करने वाला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर गियर, जैसे भी आप लिखें चीज़ों को। चलिए ये तो इतना हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा मुद्दे का बात पे आइए। देखिए 2 गियर बनाते हैं, सपोज कीजिए एक ये गियर है, सिलेंडर जैसा बनाइए अभी आप, सिलेंडर समझिए, और एक ये है, ये विदाउट स्लिपिंग बिल्कुल भी रोटेट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज तो ये कैसा क्लॉकवाइज, कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। जब ये कंटिन्यू रोटेट कर रहा है तो क्या एक दूसरे का साथ छोड़ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है कि टीथ निकल करके मतलब बाहर आ जा रहा है, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं रोटेट कर रहा है, पकड़े हुए हैं रोटेट कर रहा है। बात को समझिए, मुद्दे का बात को,
पकड़ के रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि ये रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि इसके सरकमफेरेंस पे ऑलवेज ये ऐसा रोटेट करेगा, ये ऐसा रोटेट करेगा। देखिए जैसा डायरेक्शन यहाँ दिखा है ना, एक काम करते हैं ना, इसका डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो एक सरकमफेरेंस के अलोंग जो है, एक सरकमफेरेंस के अलोंग एक लीनियर वेलोसिटी जिसको वीपी का मतलब हुआ पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी। तो ये पेरिफेरल वेलोसिटी जैसे एक है पेरिफेरल, इसका पेरिफेरल, इसका पेरिफेरल, इसका पेरिफेरल, ये घूमेगा पेरिफेरल, ये इधर घूमेगा पेरिफेरल। तो दोनों को साथ चलने के लिए, एक साथ चलने के लिए पेरिफेरल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल। क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। दोनों साथ रहे, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट, फॉर प्रॉपर क्या कॉन्टैक्ट डियर, फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट, एक साथ चलने के लिए। इसको और भी समझाएंगे अभी। वीपी का जो वैल्यू है, ये सपोज कीजिए 1 है और ये सपोज कीजिए 2 नंबर है, तो वीपी का वैल्यू 1 का जो होगा वो वीपी का वैल्यू 2 का जो होगा बराबर होना चाहिए, या फिर वीपी का जो वैल्यू पेरिफेरल वेलोसिटी 1 का माइनस वीपी पेरिफेरल वेलोसिटी 2 का बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी दोनों का पेरिफेरल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर दोनों का पेरिफेरल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए क्या लिखे, फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिखे, दोनों का प्रॉपर कॉन्टैक्ट, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। समझिए हम है डियर, मेरा एक फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे में चिपके हुए हैं और कह रहे हैं नहीं थोड़ा भी नहीं, हमको डर लग रहा है, भूत का डर लग रहा है। दोनों एक दूसरे में चिपके हुए हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अब ऐसा चलने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को थोड़ा भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, दो अलग है ना, दो अलग, एक हस्बैंड वाइफ है मान लेते हैं, चलिए समझने के लिए। अब दोनों साथ चलेंगे जीवन भर, इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी जो होगा, आगे बढ़ेंगे तो आगे का, पीछे बढ़ेंगे तो पीछे का, समझने के लिए सेम होगा तभी ना एक साथ चल पाएंगे। एक को ज़्यादा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा तो एक आगे बढ़ जाएगा, एक पीछे ही छूट जाएगा, लैग बिहाइंड। समझ पा रहे हैं ना, दोनों साथ चलने के लिए दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब इसका 10 तो इसका भी 10, 10 माइनस 10 0। दूसरा तरीका समझने का, देखिए सपोज कीजिए आप रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा आपको रिकॉल करवाते हैं, पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तो आप मान लीजिए बाइक पे जा रहे हैं, एक आपका फ्रेंड भी बाइक पे जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप 50 की वेलोसिटी स्पीड से जा रहे हैं, आपका दोस्त 30 के स्पीड से आ रहा है, सेम डायरेक्शन। आप क्या है 50 जा रहे हैं, आगे है ना, आप ऐसे देखिएगा उसको, दोस्तों को ऐसे देखिएगा ना, पीछे भाई पीछे होगा 30 वाला, ऐसे देखिएगा, दोस्त को देखना है, वो ऑलरेडी मोशन में है ना, अरे 30 के स्पीड में है मतलब ऑलरेडी मोशन में है। तब उसको देखेंगे तो आप अपने आप को एब्जॉर्ब करेंगे कि आप कितना में हैं, तो आपको 50 का फीलिंग नहीं आएगा, आप उसी को देख रहे हैं, ग्राउंड को मत देखिएगा, उसको देखिएगा जो ऑलरेडी मोशन में है। तो अब 50 माइनस 30 यानी 20, आपको लगेगा धत तेरी के 20 से ही जा रहे हैं। क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में बातें करना, और जब भी एक मोशन वाला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मोशन वाला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप मान लीजिए 50 में जा रहे हैं, अब ग्राउंड को देखिए ऐसे, धरती माता को, आपका जो वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड जो है 50 ही होगा, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, स्पीड जो भी बोलिए आप। चूँकि ग्राउंड जो कि ग्राउंड को स्टैटिक माना जाता है, यानी कि कभी भी स्टैटिक बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एब्सोल्यूट, कभी भी आप मोशन वाला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें एक सिंपल तरीके से तो उसको कहते हैं रिलेटिव। इसका उल्टा होता है, यदि एक दोस्त दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, आप दूसरे में जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको बताया गया है, ये बात पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, कि वैसी कंडीशन में आप 50 से जा रहे हैं और आपका दोस्त दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है 30 से, आप उसको देखिएगा ऐसे, तो 30 + 50 यानी आपको ज़्यादा स्पीड नजर आएगा, आपको फीलिंग जो आएगा लगेगा 80 से जा रहा है। आप ऐसे कभी रास्ते में देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करके, बस थोड़ा रास्ता खाली रह डियर, थोड़ा ध्यान से एक्सीडेंट ना हो जाए। आप जब आगे बढ़ेंगे ऐसे 50 और पीछे से दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उधर अपना 30, तो आप ऐसे उसको देखिएगा तो आपको फीलिंग आएगा भाव
80 के स्पीड में जा रहे हैं। ओके, बात को समझ पा रहे हैं? तो आप दोनों कंडीशन समझ गए। लेकिन अब आप समझिए, आप दोनों दोस्त एक साथ जाना चाहते थे, एक साथ जाना चाहते थे एक ही डायरेक्शन में। जैसे यहाँ हो रहा है, ये घूम रहा है, VP उधर ही है, ये घूम रहा है, VP उधर ही है। दोनों के लिए पेरिफेरल सेम डायरेक्शन में, पेरिफेरल सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में दोनों दोस्त जा रहे हैं, एक साथ जाना साथ चाहते हैं, बात करते हुए कुछ बातें हैं आपका, तो ऐसी कंडीशन में आप 50 तो वो भी 50 होंगे तभी ना साथ जा पाएंगे। तो 50 - 50 फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कितना होगा? 0। यानी कि फॉर प्रॉपर कॉन्टैक्ट द रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ये दोनों का, जो कि आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ही है। VP1 - VP2 = 0 जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का ही वैल्यू है, या दोनों बराबर आप बोलिए। चलिए, उम्मीद है कि इतना बात आपको कहानी समझ में आया है। अब डियर इसको मिटाते हैं, प्लेस का ज़रूरत है, थोड़ा हम समझते हैं ऊपर में। अब देखिए, अब इतना बात समझ में आ गया है तो यहाँ से आप कहानी लिख सकते हैं। आप जब दोनों का बराबर होगा तो आप ये बात बता सकते हैं, VP का वैल्यू ये बताइए पहला वाला गियर का कितना होता है? पेरिफेरल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर का रिलेशन होता है ओमेगा × r या r × ओमेगा। आप सीखते आए हैं। तो पहला के लिए r1 ω1, दूसरा के लिए भी बराबर होगा r2 ω2। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट। यहाँ से देखिए प्यारा सा रिजल्ट आ रहा है कि ω2 डिवाइडेड बाय ω1 जो होगा वो होगा r1 डिवाइडेड बाय r2। जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऑब्वियस है डायमीटर में चेंज हो जाएगा d1/d2। यहाँ से कितना प्यारा रिजल्ट पहले आया है, इस पर गौर कीजिए, कितना प्यारा आया है। ओमेगा जो है वो 1/r है, या फिर डायमीटर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रेडियस की जगह डायमीटर। यहाँ से क्या समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, यदि आप r का वैल्यू को घटा देंगे तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब कि एक छोटा सा गियर, r घटाने का मतलब गियर बड़ा है उसको छोटा करना। छोटा गियर जो होगा वो ज़्यादा रेडियन पर सेकेंड में, यानी एंगुलर वेलोसिटी छोटा गियर का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बड़ा गियर। क्योंकि r का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओमेगा का वैल्यू घटेगा। एक बड़ा गियर है वो कम रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करेगा, एक छोटा है वो ज़्यादा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करेगा डियर। यही तो कॉन्सेप्ट है। सिंपल बात तो यही समझ में आ रहा है, या डायमीटर के टर्म में बातें करें। चलिए और भी कुछ बातें करते हैं। बातें में क्या है सो समझिए आप ना एक बात समझते हैं कि ओमेगा और एन का रिलेशन, ओमेगा = क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एक चक्कर में कितना रेडियन? तो आप कहेंगे 2π रेडियन, 2π रेडियन। तो ये बताइए एन चक्कर में कितना? तो 2πn। एन होता है RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन? जैसे एन का वैल्यू कहीं गिवन हो 200, तो इसका मतलब हुआ एक मिनट में 200 चक्कर, 200 का मतलब। तो 200 चक्कर एक मिनट में ना, यदि सेकेंड का बात करें तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2πn/60। लेकिन ओमेगा किस में होगा? तो यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड। यदि रेडियन पर मिनट में लिखेंगे तो 60 डिवाइड नहीं कीजिएगा। और एन जो यहाँ होना चाहिए इस प्लेस पे, ये होना चाहिए RPM में। यदि एन का वैल्यू कभी कभार गिवन होता है RPS में, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, आप कॉपी में लिखते जाइएगा मेरे बातों को, RPS में, तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि मिनट में है तो सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए। रिवॉल्यूशन पर मतलब डिवाइड मतलब मिनट, तो सेकेंड में चेंज। अब एन का वैल्यू RPS में हो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, ऑलरेडी सेकेंड में दिया हुआ है, तो 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ चीज़ों को, तो आप कहेंगे कि अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ है। देखिए इधर ये सब चीज़ें मिटा देते हैं, ये सब बातें मिटाते हैं। यहाँ तक तो आप ये सब लिख ही लिए। अब देखिए यहाँ से इधर नीचे ही लिख रहे हैं डियर। तो आप कहेंगे देखिए वेलोसिटी रेशियो तो यही होता है ना, इसको मिटा देते हैं। अब आपको बतलाते हैं, यही वेलोसिटी रेशियो है, इसका मतलब यही है ना। अरे यही तो वेलोसिटी रेशियो है आपका, इसी के जगह पे वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं ना। तो यानी वेलोसिटी रेशियो बराबर R1/R2 d1/d2। और साथ ही साथ यानी अभी तक आपको समझ में आया, सो वेलोसिटी रेशियो = ω2/ω1 डेफिनेशन से, और प्रूफ करने के बाद क्या R1/R2 और क्या d1/d2 और क्या।
तो ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा 2 रखेंगे तो ओमेगा 2 तो n2 होगा, ओमेगा 1 तो n1 होगा, बाकी 2 पाई 60 सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या डियर, बच्चे वाला खेल n2/n1। इतना बात समझ में आ रहा है वेलोसिटी रेशियो का। और भी इसको अलग रिलेशन में लिखते हैं, अलग रिलेशन में। अब देखिए आपको एक बात बताए हैं, 4 मेटिंग गियर्स, कौन गियर्स के लिए, मेटिंग, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे तो 4 मेटिंग गियर्स क्या होना चाहिए, तो पिच का वैल्यू बराबर होना चाहिए। सर्कुलर पिच मस्ट बी इक्वल डियर मेटिंग गियर्स के लिए, मुस्कुराइए, बताएं ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला गियर को 1 नंबर, दूसरा को 2 नंबर, ऐसा दिए हैं। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि पाई d1 का वैल्यू अपॉन t1 इज इक्वल टू होगा पाई d2 का वैल्यू अपॉन t2। यहाँ से देखिए क्या क्या, पाई पाई कैंसल आउट, बच क्या गया, तो आप कहेंगे कि बचा है सर d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है कि डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कम डायमीटर होगा तो कम नंबर ऑफ टीथ होगा, ज़्यादा डायमीटर होगा ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ होगा। मतलब यहाँ समझ में आया, एक छोटा सा गियर होगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होगा, छोटा मतलब डायमीटर, बड़ा मतलब डायमीटर, डायमीटर से ही बड़ा छोटा बताएंगे ना डियर। तो छोटा गियर होने का मतलब है बाबू कि नंबर ऑफ टीथ उसमें कम, बड़ा गियर होने का मतलब है बाबू कि उसमें नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा। उम्मीद है कि यहाँ से ये रिलेशन समझ में आया। अब फाइनली यदि रिलेशन को लिखें तो ये d1/d2 के जगह t1/t2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनल रिलेशन क्या निकल के आया, इसको मिटा दें क्या, मिटाते हैं। तो फाइनल रिलेशन आप लिख सकते हैं, फाइनल रिलेशन देखिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो बराबर ω2/ω1 बराबर n2/n1, जैसा वैल्यू हो, r1/r2 d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। कितना इम्पोर्टेंट है ये सब बताइए आप। यहाँ से अब देखिए ओमेगा और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टीथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कहेंगे इस रिलेशन से कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, यही तो है। ओमेगा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन रेडियस की इन्वर्सली है और नंबर ऑफ टीथ के भी इन्वर्सली है, लेकिन आर और टी डायरेक्टली है, आर और टी डायरेक्टली है। उम्मीद है कि आपको बात ये क्लियर यहाँ से समझ में आ रहा है। यही है वेलोसिटी रेशियो। प्यार से इस वैल्यू को एकदम याद रखेंगे। न्यूमेरिकल में क्या काफ़ी जगह पे यूज होगा, चूँकि गियर आप पढ़ रहे हैं, गियर में यूज होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटाते हैं डियर और कुछ और भी बातें डिस्कस करते हैं। आपको गियर रेशियो बता दिए, वेलोसिटी रेशियो बता दिए, और भी यहाँ पे टर्म्स नज़र आ रहे हैं। हर एक टर्म्स के बारे में आपको बतलाते हैं। अभी इसको मिटाते हैं डियर। अब देखिए डियर, ये पूरा क्लियर हो गया। अब आगे जो है नेक्स्ट आपको समझना है कुछ बातें को, जैसे एडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है, ये सब बात समझना है। एक बार हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। अब एडेंडम सर्कल तो आप डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। एडेंडम सर्कल क्या है, आप देखिए डायग्राम से देखिए, एक ये सर्कल डॉटेड से ब्लू कलर से दिख रहा है। एडेंडम सर्कल क्या है, इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द टीथ। इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द टीथ। टिप, टिप मतलब क्या होता है, देखिए ऊपर, टिप, टिप बोलते हैं ना, यानी ऊपर से, तो वो सर्कल को क्या कहते हैं, एडेंडम सर्कल। ओके, अब अगला है डियर, एडेंडम क्या होता है। एडेंडम सर्कल तो आप समझ गए, एडेंडम क्या होता है, एडेंडम में लिखिएगा, अच्छे समझिए। एडेंडम डायग्राम में दिख भी रहा है। इट इज द रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पिच सर्कल। देखिए अब ध्यान से, पिच सर्कल क्या बोल रहे हैं, इट इज द रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पिच सर्कल, पिच सर्कल टू द टिप ऑफ द टीथ, या फिर टू द एडेंडम सर्कल भी बोल सकते हैं। इट इज द रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पिच सर्कल टू द एडेंडम सर्कल। रेडियल डिस्टेंस लिखना जरूरी है।
अब एक बात याद रखिएगा, अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एडेंडम इज 1 मॉड्यूल। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है? 1 मॉड्यूल के बराबर। मॉड्यूल आपको बताए हैं, मॉड्यूल क्या होता है? तो D/T का रेशियो, जहाँ पे D होना चाहिए mm में, मिलीमीटर में, तो D/T का रेशियो को मॉड्यूल बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू एडेंडम का कितना होता है? 1 मॉड्यूल के बराबर होता है। आइए डियर, अब आगे बढ़ते हैं। डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल या रूट सर्कल इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे नीचे होता है इसलिए रूट बोलते हैं इसको। व्हाट इज डिडेंडम सर्कल? तो लिखिएगा क्या, देखिए, इट इज दी, है ना, इट इज दी सर्कल पासिंग थ्रू दी बॉटम। ओके, इट इज दी सर्कल पासिंग थ्रू दी, रूट भी बोल सकते हैं। इट इज दी सर्कल पासिंग थ्रू दी रूट ऑफ दी टीथ। इट इज दी सर्कल पासिंग थ्रू दी रूट ऑफ दी टीथ इज कॉल्ड डिडेंडम सर्कल। उम्मीद है कि मुस्कुरा करके आप इन सब आसान आसान चीज़ों को लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिडेंडम सर्कल पता चल गया। डिडेंडम क्या होता है? डिडेंडम, इट इज द रेडियल डिस्टेंस, फिर से एडेंडम के जैसा ही, इट इज द रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल। इट इज द रेडियल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल टू द पिच सर्कल, टू द पिच सर्कल। Its standard value is 1.157 module. Its standard value is 1.157 module. उम्मीद है बात समझ पा रहे हैं आप। Its standard value is 1.157 module dear. डिडेंडम का वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या होता है, एडेंडम सर्कल डायमीटर और डिडेंडम सर्कल डायमीटर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, ये एक सर्कल होगा और ये एक सर्कल है। अब समझिए, तो ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल को आप क्या बोलिएगा? इस सर्कल को, जैसे देखिए, इसके इधर में क्या होगा? एक आपका पिच सर्कल भी होगा, डॉटेड लाइन से रेड से दिखा दिए हैं। यह है आपका पिच सर्कल, पिच सर्कल है, ठीक है, दिस इज योर पिच सर्कल। और ये क्या है आपका? तो ये है एडेंडम सर्कल। समझने के लिए बात कर रहे हैं, एडेंडम सर्कल। और ये अंदर वाला है डियर, ये है डिडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल है, डिडेंडम सर्कल है डियर। तो क्लियरली विजिबल है डियर ये आपको तीनों दिखाए, डिडेंडम सर्कल, एडेंडम सर्कल और क्या? पिच सर्कल। एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, पिच सर्कल। एक समझाने के कर रहे हैं डियर। पिच सर्कल अंदर वाला क्या होगा? रूट सर्कल जिसको बोलते हैं, या फिर डिडेंडम सर्कल जो एकदम बाहर होता है। देखिए बाहर क्यों? क्योंकि डिडेंडम एडेंडम सर्कल का डेफिनेशन बताए थे, इट इज द सर्कल पासिंग थ्रू द टिप ऑफ द टीथ, टिप ऑफ द टीथ। तो टिप मतलब यही हुआ ना, तो इसीलिए एडेंडम सर्कल। अब यदि आपसे कोई पूछ दे एडेंडम सर्कल डायमीटर कितना होगा, क्या पूछे? एडेंडम सर्कल डायमीटर। अब समझिए, एडेंडम सर्कल डायमीटर बराबर कितना होगा, या डिडेंडम सर्कल डायमीटर कितना होगा, तब समझिए। पिच सर्कल, जो ये पिच सर्कल लिखे हैं, पिच सर्कल, ये पिच सर्कल का डायमीटर कितना होता है? तो पिच सर्कल का डायमीटर सभी लोग को मालूम है, स्टार्टिंग से बता रहे, जिसको पिच डाया भी बोला जाता है। और ये पिच सर्कल का डायमीटर देखिए इधर दिखा रहे हैं। पिच सर्कल का डायमीटर कितना से डियर? स्मॉल डी से। पिच सर्कल का डायमीटर स्मॉल डी से। जब पिच सर्कल का स्मॉल डी होगा तो आपका एडेंडम क्या होता है? तो आप कहेंगे एडेंडम सर, एडेंडम जो होता है वो इट इज द रेडियल डिस्टेंस, एडेंडम इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्कल एंड एडेंडम सर्कल। तो पिच सर्कल ये है डियर, ये है, और एडेंडम सर्कल ये है। पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच में यानी कि बाबू यहाँ से यहाँ जो ये वाला वैल्यू होगा ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड वैल्यू आप बताए थे 1 मॉड्यूल, 1 m, 1 मीटर नहीं है, 1 मॉड्यूल उसको पढ़िएगा। ऑब्वियस है कि नीचे भी आप बात करें तो ये भी तो 1 मॉड्यूल ही होगा ना, क्योंकि दिस इज योर पिच सर्कल और ये है एडेंडम सर्कल। तो इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल टू द एडेंडम सर्कल, उसी को बोलते हैं एडेंडम। तो इसका मतलब एडेंडम सर्कल डाया अब कितना होगा? d + 1m + 1m, यानी कितना होगा? तो d + 2m होगा। और 2m 2 मीटर नहीं है, 2 मॉड्यूल है, यानी पिच सर्कल डाया प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल जो होगा, पिच सर्कल डाया प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूल जो होगा वो एडेंडम सर्कल डाया होगा। ओके, आगे यदि बात करें डिडेंडम, शॉर्टकट लिख रहे हैं dd, तो डिडेंडम सर्कल डाया कितना होगा? सिमिलरली
तो देखिए डिडेंडम सर्कल डाया, तो डिडेंडम का वैल्यू कितना था अभी बताए हैं। पिच सर्कल से डिडेंडम क्या होता है, तो इट इज आल्सो द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम रूट ऑफ द टूथ, रूट ऑफ द टूथ या टीथ, रूट ऑफ द टीथ टू द पिच सर्कल। तो ये रूट कहलाता है ना, क्योंकि डिडेंडम को ही क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। तो रूट से आपका देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे यहीं पे, रूट से आपका ये वाला जो वैल्यू है डियर ये कितना होता है 1.157 मॉड्यूल, 1.157 मॉड्यूल, यानी कि यहाँ भी वैल्यू यही होगा 1.157 m मॉड्यूल। तो अब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डायमीटर से ये छोटा हो रहा है, क्योंकि डिडेंडम सर्कल डायमीटर मतलब इसका डायमीटर, एडेंडम सर्कल डायमीटर मतलब बड़ा वाला का, डिडेंडम सर्कल डायमीटर मतलब छोटा वाला का, ठीक, अंदर वाला का। तो इसका मतलब डायमीटर में घटाना पड़ेगा कितना, तो 2 बार 1.157 इंटू 2, तो 2 इंटू 1.157 m। याद रखिएगा इस वैल्यू को कि डिडेंडम सर्कल डायक होता है D-2 टाइम्स 1.157 मॉड्यूल। चूँकि स्टैंडर्ड वैल्यू डिडेंडम का होता है 1.157 मॉड्यूल, एडेंडम का होता है 1 मॉड्यूल। अब डिडेंडम का ज़्यादा है, एडेंडम का कम है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो निकल करके आता है, ज़रा देखिए क्या निकल करके आता है डियर, वो है आपका क्लियरेंस, कि आखिर क्लियरेंस क्या होता है। तो हम आपको बतलाए थे कि पिच सर्कल जो होता है वो डिडेंडम सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच में नहीं होता है। क्यों, अभी पता चल गया ना कि डिडेंडम का ये जो डिडेंडम है, डिडेंडम और डिडेंडम का वैल्यू 1.157 मॉड्यूल है, लेकिन एडेंडम है 1 मॉड्यूल है, यानी 1.157 मॉड्यूल ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा है पॉइंट के बाद वाला वैल्यू, समझ में आ रहा है, वो वैल्यू किसका है, क्लियरेंस का है। यानी कि 1.157 मॉड्यूल में एक मॉड्यूल घटा देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, क्लियरेंस का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि क्लियरेंस सर्कल और एडेंडम सर्कल के बीच में है पिच सर्कल, न कि डिडेंडम सर्कल और एडेंडम के बीच में है। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा। तो क्लियरेंस बराबर कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.157 m माइनस कितना 1 m, यही होगा ना क्लियरेंस का। 1.157 m मतलब मॉड्यूल माइनस 1 मॉड्यूल इज नथिंग बट कितना, इसको घटाएंगे तो 0.157 मॉड्यूल। बहुत बार पूछता है डियर, आप याद रखिएगा क्लियरेंस का वैल्यू होता है 0.157 मॉड्यूल के बराबर क्लियरेंस का वैल्यू होता है, जो ये क्लियरेंस होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी बातें बतलाते हैं डियर, जैसे कि स्पेस विड्थ क्या होता है। तो चीज़ों को आप डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिख लीजिए, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखिए स्पेस विड्थ। स्पेस विड्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ डायग्राम से ही आपको पता चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर जो देखे होंगे बच्चे उनको तो और क्लियर होगा, फिर भी यहाँ समझिए आप। स्पेस विड्थ का मतलब हुआ, स्पेस विड्थ का मतलब कि इट इज दी, कैसा डिस्टेंस है देख रहे हैं ना, कहाँ पे मेजर किया गया है, अब बनाए देखिए पिच सर्कल पे। तो इट इज दी सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या इट इज दी आर्क डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या सिंपली इट इज द डिस्टेंस बोलिए। तो इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल, मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल इन बिटवीन टूथ। देखिए ये टूथ, तो ये टूथ के बीच में एक डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल बिटवीन द टूथ्स, है कि नहीं, बिटवीन टूथ, देखिए दो टूथ के बीच में, तो उसको क्या कहेंगे स्पेस विड्थ, यानी दोनों के बीच में जो गैप है, लेकिन मेजर करना है पिच सर्कल के अलोंग, स्पेस विड्थ होगा डियर। लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। अगला होता है टूथ थिकनेस, तो क्या लिखिएगा, इट इज द थिकनेस ऑफ टूथ, इट इज द थिकनेस ऑफ टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। ये किसका थिकनेस होता है, टूथ का ही होता है, जिसको पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर करना है।
चलिए ये भी हो गया आपका। अब इम्पॉर्टेंट है उसको लिखते हैं, आपको इसको मिटाते हैं, लिखते हैं। कुछ और भी बातें हैं, वहाँ तक तो आप लिख लिए हैं, बोर्ड पे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था। अब देखिए एक होता है बैकलेस, ये आप समझिएगा, जितना भी नंबरिंग आपका आ रहा होगा बैकलेस 1 2 3 आप कर लेंगे डियर, ठीक है। बैकलेस क्या होता है समझिए, इंपॉर्टेंट है। बैकलेस होता है, डिफरेंस होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस। बैकलेस क्या होता है, स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस, माइनस टूथ थिकनेस। स्पेस विड्थ माइनस टूथ थिकनेस क्या होता है, बैकलेस होता है, लिख चुके हैं। और बैकलेस पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव बैकलेस ऑलवेज देना पड़ता है। इसका मतलब है कि स्पेस विड्थ का वैल्यू ज़्यादा, टूथ थिकनेस का वैल्यू कम। अब बैकलेस पॉजिटिव देने का मीनिंग ये हुआ कि जब इसके अंदर इंसर्ट होगा, कौन इंसर्टेड होगा, कौन इंसर्टेड होगा, तो अगला गियर का टूथ आएगा। तो अगला गियर का जब टूथ आएगा तो बैकलेस होने से क्या होता है कि थोड़ा क्लियरेंस होता है डियर। तो क्लियरेंस की वजह से ईजिली इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट गियर्स का होता है। मेटिंग के समय, डूरिंग मेटिंग, इजिली इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट पॉजिटिव बैकलेस का ही कारण है, पॉजिटिव बैकलेस देने का ही कारण है। क्योंकि स्पेस विड्थ ज़्यादा होगा, टूथ थिकनेस कम होगा, तो अगला का भी टूथ थिकनेस कम वाला आएगा, तो थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा, मतलब टाइटनेस नहीं होगा, क्लियरेंस होगा तो ईजिली मूव ऑन कर पाएगा, मतलब मेटिंग के समय। तो बैकलेस आप सिंपली कभी कोई बोले तो इट इज द डिफरेंस ऑफ टूथ स्पेस विड्थ एंड टूथ थिकनेस। चलिए वो तो लिख लिया आप। अब और कौन बच गया, देखिए टॉपलैंड कैसे लिखना है। तो आप टॉपलैंड लिखिए, डैश दीजिए। टॉपलैंड में क्या लिखिएगा, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द गियर टूथ, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द गियर टूथ, टॉपलैंड। बॉटम लैंड क्या होता है, इट इज द बॉटम सरफेस ऑफ द गियर टूथ इंक्लूडिंग फिलेट, ये भी लिख लीजिएगा, फिलेट इंक्लूड करके पूरा बॉटम होता है। इट इज द बॉटम सरफेस ऑफ द, इट इज द बॉटम सरफेस बिटवीन द टूथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉटम लैंड क्या होता है, इट इज द बॉटम सरफेस बिटवीन द टूथ इंक्लूडिंग फिलेट इज कॉल्ड बॉटम लैंड, ये भी लिख लिए। अब आइए फेस पे, एडेंडम डिडेंडम ये सब तो हो चुका है, फेस पे आइए। फेस क्या होता है, फेस क्या होता है, तो इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस एबव द सर्कुलर, सॉरी एबव द पिच सर्कल, it is the surface of the tooth, it is the surface of the tooth above the pitch circle to the top land, मतलब पिच सर्कल से टॉप लैंड के तक के सरफेस को, टूथ के सरफेस को कहा जाता है फेस, ठीक है। इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस ऑफ द टूथ, ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप लैंड, हो गया। फ्लैंक क्या होता है, it is also the surface of the tooth measured from the bottom land to the pitch circle, measured from the bottom land to the pitch circle, मतलब एकदम बॉटम से पिच सर्कल तक का, उसको बोलते हैं फ्लैंक, उसको बोलते हैं फ्लैंक बोला जाता है। अब है डियर वर्किंग डेप्थ, एक लिखा हुआ है वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होता है, वर्किंग डेप्थ इज द सम ऑफ एडेंडम ऑफ मेटिंग गियर्स, लिख लीजिएगा। वर्किंग डेप्थ इज द सम ऑफ एडेंडम ऑफ टू मेटिंग गियर्स, मतलब दोनों मेटिंग गियर्स का एडेंडम का सम, पहला गियर का एडेंडम प्लस दूसरा गियर का एडेंडम वर्किंग डेप्थ होता है। क्या होता है, वर्किंग डेप्थ होता है डियर। अब आपको क्लियरली हर एक चीज़ टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवा दी है इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर काफ़ी बढ़िया लगा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, काफ़ी बढ़िया लगा होगा। आप इस वीडियो को जो है वो रायता की तरह एकदम फैला दें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू को, इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें डियर, क्योंकि उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो मोटिवेशन के लिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कुछ आपसे क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जा कर के मेरे से पूछें, मैं आपका मदद ज़रूर करेंगे स्टूडेंट। सो तब तक के लिए आप खुश रहें, बहुत खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।